हेलो फ्रेंड्स, मैं से संदीप राजवीर और आज का ये वीडियो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर है। आई थिंक थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास निधि कंपनीज पहले से थी और अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ऑलरेडी एक निधि कंपनी है बट उसकी कंप्लायंसेस नहीं किए 2 साल 3 साल, अब जाकर उनको याद आ रहा है यार मेरे पास तो एक निधि लिमिटेड थी। जब मैं फ्रेश निधि कंपनी खोलने जा रहा हूँ देन प्रॉब्लम आ रही है कि वो बोल रहे हैं कि निधि लिमिटेड नहीं मिलेगा। तो उस सिचुएशन में मेरे को क्या करना चाहिए? तो यार इस वीडियो के अंत तक आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा, हर एक चीज जो जो डिटेल पार्ट है ना वो मैं सब बताऊंगा आपको। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। अगर आप एक निधि कंपनी के डायरेक्टर हो या एक निधि कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो या आपके पास एग्जिस्टिंग कंपनी है देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मान लो 2020 21 22 कभी भी आपने एक निधि कंपनी बनाई थी, ठीक है, दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। पहले कभी भी निधि कंपनी बनाई थी एंड वो कंपनी का प्रॉब्लम हो गया, वो कंपनी का मैंने कोई कंप्लायंस नहीं किया, कोई आरओसी फाइल नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं किया, ना इनकम टैक्स में किया, ना जीएसटी में किया, कहीं कुछ नहीं किया, तो क्या आज मैं उस कंपनी को वापस से रिवाइव कर सकता हूँ? मतलब क्या मैं उस कंपनी को वापस से चला सकता हूँ? हालांकि रिवाइव मतलब कंपनी स्ट्राइक ऑफ नहीं है, कंपनी अभी भी एक्टिव शो कर रहा है, कंपनी के पास फाइलिंग नहीं हुए। तो आंसर ये है बॉस कि अगर ऐसी कंपनी आपके पास है और अगर आप उस कंपनी को आज एक्टिव करने जाओगे तो पर डे 100 रुपीज का फीस आता है। ठीक है, पर डे 100 रुपीज। अगर मान लो 1 साल का ड्यू है तो 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज आते हैं बॉस। पर डे 100 रुपीज मतलब एक फॉर्म का 36,500 रुपया पड़ेगा। साल में आपको 2 फॉर्म फिलअप करना है। अब मान लो अगर 2 साल के फॉर्म हो गए तो 2 साल पुराने फॉर्म है तो 73,000 के आसपास आपका एक फॉर्म का लगेगा। ठीक है, अब 73,000 करके 2 फॉर्म मतलब मान लो 2 साल पुराने फॉर्म भी है तो भैया 1.5 लाख रुपया तो आपका पिछले साल का लगा, फिर 76,000 समथिंग करेंट लास्ट ईयर का लगा। तो अब आप बताओ इन टोटल कुछ 2,20,000 22,000 के आसपास पहुंच जा रहा अमाउंट। अब इसमें प्रोफेशनल फीस वगैरह भी आप जोड़ोगे तो वो ले देके कुछ आपका 2 ढाई की जगह 3 लाख तक चला जाएगा, पहला चीज। तो अब यहाँ पे आ रहा है कि सर कंप्लायंसेस तो मेरे 3 लाख तक चले जा रहे हैं, ये मैं सिर्फ 2 साल की नॉन कंप्लायंट है, 3 साल 4 साल आप बाकी छोड़ते जाओ। ठीक है, मैक्सिमम 2 ढाई लाख रुपए के तक के आसपास ही एडिशनल फीस आती है, उससे ज्यादा नहीं आती पर फॉर्म। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स 2 लाख रुपए पर फॉर्म आ सकते हैं, मतलब 400 रुपए के फॉर्म के लिए 2 लाख रुपए पे कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे आप ट्रिक को समझो। आप जब कंपनी को वापस से एक्टिव करने जा रहे हो, आज के लिए मतलब एक्टिव इन द सेंस वापस से रेगुलराइज करने जा रहे हो नॉन कंप्लायंसेस को, तो आपका ऑडिशनल फीस कितना यूज हो जा रहा है और ये भी सब्जेक्ट टू आपका बैलेंस शीट ऑडिटेड वगैरह है। तो अब मान लो आपका स्टेटस एकदम जीरो है, आप नील पे बैठे, नील बटे सन्नाटा, कुछ मतलब आपका बैलेंस शीट भी नहीं बना हुआ है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? इस सिचुएशन में आपके पास एक ऑप्शन बनता है कंपाउंडिंग का। यू कैन अप्रोच टू रीजनल डायरेक्टर या फिर एनसीएलटी, सॉरी एनसीएलटी। अब दोनों में से डिपेंड करता है जुडिशन किसका पड़ेगा, क्योंकि 25 लाख से नीचे का अगर मैटर होता है तो रीजनल डायरेक्टर के पास आता है, उसके ऊपर होता है तो एनसीएलटी जाता है। ठीक है, अब आप कंपाउंडिंग के लिए जा सकते हो, मतलब आप आरडी के पास फाइल कर सकते हो, सर हमारी एक नई कंपनी थी जिसका हमने ये फाइलिंग नहीं किया है, आप हमारा फाइलिंग एक्सेप्ट कर लो और हमको फाइलिंग करने का परमिशन दो। ठीक है, तो अब आप जब कंपाउंडिंग के लिए जाते हो ना तो वहां पे आप सारा नॉन कंप्लायंसेस को डिस्क्लोज करोगे कि हमारा एओसी 4 इतने साल का फाइल नहीं हुआ है, हमारा एडीटी 1 ये फाइल नहीं हुआ है, हमारा ये भी फॉर्म फाइल नहीं हुआ है, हमारा कोई फॉर्म नहीं फाइल, आप पूरा उसका डिस्क्लोजर डालोगे। अब आप यहाँ पे अगर आपका कंपाउंडिंग एक्सेप्ट हो जाता है देन आप फाइलिंग कर सकते हो फॉर एनडीएच 4। ठीक है, अगर कंपाउंडिंग एक्सेप्ट हो जाता है बाय रीजनल डायरेक्टर तो अब मेरा ये सवाल आता है कि सर अगर मेरे को कंपाउंडिंग एक्सेप्ट करवानी है तो कंपाउंडिंग में कितना खर्चा आएगा? प्रोफेशनल फीस आप पकड़ के चलो 1 लाख के आसपास मिनिमम जाता है। 50,000 60,000 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख, बहुत अलग अलग प्रोफेशन से अलग अलग लोग की अलग अलग फीस है। ठीक है, अब पॉइंट इज सर कंपाउंडिंग में खर्चा कितना आता होगा? देखो एक्ट को अगर आप देखोगे ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो मैं कंपनीज एक्ट के अंदर कोई भी एक्ट पकड़ता हूँ, कोई भी सेक्शन पकड़ता हूँ, ठीक है, ये जो पेनल्टी कैसे लगती है वो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। कोई भी एक सेक्शन मान लो ये पकड़ लिया अकाउंट्स एंड कंपनी, ठीक है, और चला गया 134 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ लास्ट में, आप कोई भी सेक्शन के अंदर लास्ट में जाओगे, ठीक है, वहां पे आपको दिखेगा पेनल्टी क्लॉज मेनली। एक मिनट एडजस्ट हो जाने दीजिए। लास्ट में if the company is in default with the complying with the provision of this section
The company shall be liable to a penalty of 3 lakh rupees and every officer of the company who is in default and shall be liable for penalty of 50,000 rupees. अब इसका मतलब हुआ कंपनी के ऊपर मैक्सिमम कितना तक का फीस होता है। यहाँ पे देखो प्रोविजन आप खुद समझो ताकि आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपको क्या करना है। शैल बी लाइबल फॉर अ पेनल्टी 3 लाख रुपीस, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट बोल दिया गया 3 लाख रुपए तक का पेनल्टी तो लगना ही है भैया। यहाँ पे अप टू 3 लाख नहीं बोला है, 3 लाख का पेनल्टी लगेगा। मतलब इस सेक्शन के अंदर अगर कंपाउंड मतलब कंपाउंड के जाते हो तो मिनिमम से मिनिमम पेनल्टी 3 लाख की तो आ ही जाएगी इसमें। हु इज इन डिफॉल्ट, पेनल्टी अगर डिफॉल्ट हो रहा है तो 50,000 रुपीज ईच, मतलब हर डायरेक्टर पे 50,000 रुपए। अगर 4 डायरेक्टर तो भैया 2 लाख रुपए यहाँ लग जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस लेवल का, आपका डिपेंड करता है कितना सारा नॉन कंप्लायंस है। एनडीएच निधि कंपनी के 3 फॉर्म होते हैं, एनडीएच 1, एनडीएच 2, एनडीएच 3, एनडीएच 4। 2 तो आप एक्सटेंशन के लिए फाइल करते हो, तो 1 और 3 ये 2 फॉर्म है जो आपका फ्रिक्वेंटली फाइल होता है। 4 आपका लाइसेंस के लिए एक फॉर्म जाता है बस। इसके बाद आपका आरओसी का जो मेन फॉर्म है, ये वाला एक फॉर्म हो गया आपका, एओसी 4 हो गया, एक आता है एमडीटी 7, एक आता है ऑडिटर अपॉइंटमेंट का भी आपने डिफॉल्ट किया होगा। तो ये सारा फॉर्म का जब आप डिफॉल्ट पकड़ने बैठोगे ना तो आपका टोटल होगा कि भैया कितने आपके नॉन कंप्लायंस और कितना मैक्सिमम पेनल्टी लगेगा। जो मैक्सिमम पेनल्टी आ रहा है ना, अब उस मैक्सिमम पेनल्टी के हिसाब से देखना पड़ेगा क्या 25 लाख के ऊपर जा रहा है वो पेनल्टी। अगर 25 के ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको एनसीएलटी जाना पड़ता है। अगर आपके नॉन कंप्लायंस 25 से कम है तो आपको आरडी के पास जाना है, ठीक है। उस कंपाउंडिंग के अंदर आप सारा कुछ मेंशन करोगे कि भैया हमारा एनडीएच 4 भी फाइल नहीं हुआ, आप इसको भी कंपाउंड कर दो, एनडीएच 2 भी फाइल नहीं हुआ, इसको भी कंपाउंड कर दो, ये भी नहीं फाइल हुआ, वो भी कंपाउंड। आपको सारा चीज डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ओके। अब सवाल आता है सर इसमें खर्चा कितना आएगा, मतलब मिनिमम कितना खर्चा आ सकता है, मिनिमम कितना आरडी इंपोज कर सकता है कंपाउंडिंग के ऊपर। कंपाउंडिंग अगर होती है तो मिनिमम से मिनिमम, अगर मैं बेयर मिनिमम बोलता हूं ना, मतलब लोवेस्ट, तो आपके ऊपर 10 से 15 लाख का बजट जाएगा, ठीक है। ये वो अमाउंट है जो आप कहीं ना कहीं आप कंपाउंडिंग फीस पे करोगे आरडी को, ठीक है। 10 लाख रुपए मैं कम ही बोल रहा हूँ, 10 से 15 मैं बहुत कम ही बोल रहा हूँ। बहुत सारा आपका नॉन कंप्लायंस डिपेंड करता है, हर एक सेक्शन के अंदर कवर करेगा। वो फिक्स कोई फीस, वो अमाउंट कोई फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है। आरडी को लगता है कि यार बहुत ही नालायक आदमी है, इसको पूरा ही पेनल्टी लगा दो, मतलब 10% कम करके सब लगा दो, ठीक है। 90% पेनल्टी जो था वो इम्पोज करवाओ सर को, तो वो ज्यादा लगा सकता है। अगर उसको लगता है कि यार बेचारे का मैटर जेन्युइन है, एक काम करो इसको 50% पे सटा दो, तो आधा कर देगा पेनल्टी। उसको लगेगा 20% पे कर चढ़ाओ, 20% कर देगा। अब कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? कंपाउंडिंग का मतलब होता है आपको आइडेंटिफाई हुआ है आपके नॉन कंप्लायंसेस, आप खुद जा रहे हो और आरडी के पास खुद डिस्क्लोज करोगे सर मेरे से गलती हो गई, मैंने ये पाप किया है, ये गलतियां की है, आप प्लीज मेरे को माफ कर दो। अब आरडी आपके सारे डिस्क्लोजर, सारे इंफॉर्मेशन सबको चेक करेगा एंड चेक करने के बाद वो बोलेगा कि चलो भैया आपको माफ किया, इतना रुपया पैसा भर दो, हम आपको माफ कर देंगे, ठीक है। कोई घूस नहीं मांग रहा है वो बंदा जो मांग रहा है ना वो प्रोविजन के हिसाब से मांग रहे हैं, कितना कर दो, कंपाउंडिंग कर देंगे आपकी फीस, मतलब आपका नॉन कंप्लायंसेस को ओके कर देंगे। अब एक बार अगर आपको कंपाउंडिंग हो गया ना तो वो नॉन कंप्लायंसेस अब आपका नॉन कंप्लायंसेस रहेगा ही नहीं, वो नॉन कंप्लायंसेस एक कंप्लायंस के रूप में देखा जाएगा, वो 100% वेल कंप्लायंट कंपनी बन जाओगे एक बार आपने आरडी से अप्रूवल ले लिया तो, ठीक है। इट्स नॉट दैट इजी कि आप एक फॉर्म फिलअप करोगे और तुरंत आपको आरडी से अप्रूवल आ जाएगा। यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, आप फॉर्म फिलअप करोगे, आरडी के पास मैटर प्लेस होगा, आरडी हियरिंग के लिए बुलाएगा, एक हियरिंग 2 हियरिंग होगा, डॉक्यूमेंट सबमिट होगा, फिर जो ऑर्डर आएगा, अब वो ऑर्डर आपको कम्युनिकेट किया जाएगा कि ये ऑर्डर, ये अमाउंट है, आपको पे करना है। अब यहाँ पे आपके पास 2 रास्ते हैं, हो सकता है आप पेमेंट आप ऑर्डर को जो अमाउंट है वो पे करने के लिए रेडी हो सकता है आपको लग रहा है बहुत ज्यादा खर्चा आ गया यार, बेकार का मैं माथा पे डंडा ले लिया आपने तो इन 2 सिचुएशन में अगर आप रेडी हो पे करने के लिए देन वेल एंड गुड, आप पे करो, अपना कंपनी को वेल कंप्लायंट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार बहुत ज्यादा बेकार खर्चा हो गया, मैं ऑर्डर को नहीं मानता, ठीक है, तो क्या आरओसी इस पे कोई इंपैक्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो। अगर आप कंपाउंडिंग ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो इस बेसिस पे कि आपने कंपाउंडिंग को एक्सेप्ट नहीं किया आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि कंपाउंडिंग और एडजुडिकेशन के बीच में एक थिन लाइन डिफरेंस आता है। एडजुडिकेशन मतलब कंपाउंडिंग के जो एविडेंस आपने सबमिट किए हैं वो कभी भी आपके एडजुडिकेशन के लिए यूज नहीं किए जाएंगे, ठीक है, वो एविडेंस के हिसाब से अलग खारिज कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होते।
तो अगर आप कंपाउंडिंग में डिस्क्लोज भी कर दो कि हमारी नॉन कंप्लायंसेस थी और आप एक्सेप्ट बाद में नहीं भी करते हो, तो भी ऐसा नहीं है कि आरडी उसको आरओसी के पास भेज के आपको पेनल्टी लगवा देगा, ऐसा नहीं कर सकते आरडी, ठीक है, वो एविडेंस में एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। पूरा मैटर समझ में आ गया कैसे कंपनी नॉन कंप्लायंट से वेल कंप्लायंट कर दिया हमने कंपाउंडिंग के बेसिस पे। एंड रियली ये बहुत ज्यादा इफेक्टिवली यूज होता है, बहुत सारी कंपनियां करवाती हैं अपने नॉन कंप्लायंस कंपनी को कंप्लायंस, बट ओनली थिंग इज बजट। आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग बजट है देन आप कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग बजट नहीं है तो नहीं कर सकते हो। अब मैटर आता है कि सर मान लो मैंने एनडीएच 4 नहीं फाइल किया, मेरे को अप्रूवल चाहिए था, तो मैंने कंपाउंडिंग के लिए मैं गया बाद में। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है पता है, अगर आरडी को लगता है कि ये पर्सन जेन्युइन नहीं है और ये पर्सन लोग का पैसा मार के भाग सकता है, तो वो आपको बोलेगा भैया तेरे को सब कुछ माफ कर रहा हूं लेकिन लाइसेंस नहीं दूंगा, एनडीएच 4 का अप्रूवल नहीं दूंगा, तुमको मैं नहीं दे रहा, तुम वापस से फाइल करो एनडीएच 4, वापस से फाइल करोगे, अप्रूवल दे सकता है, रिजेक्शन दे सकता है, वो उसका कॉल है, ठीक है, बिकॉज उसके पास डिस्क्रिप्शन पावर है, वो अपना ऑर्डर अपने ले सकता है, ठीक है। तो मैटर यही आता है कि सर आपकी नॉन कंप्लायंट कंपनी थी जिसको आपने 4 साल 3 साल पहले बनाई थी और आज उसको आप वेल कंप्लायंट करना चाहते हो, तो ये सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जितना मैंने अभी वीडियो में बताया। स्टेप्स क्या कहते हैं सर, एक बार फिर से बोलता हूँ। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कितने सारे आपने लॉ का वायलेशन किया है, उन लॉ के अंदर क्या क्या पेनल्टी आपको लग सकती है, वो 25 लाख से ज्यादा है 25 लाख से कम है, अगर 25 लाख से कम है, ठीक है, देन और एप्लीकेशन तो आरओसी में ही फाइल होती है, वो एप्लीकेशन आरडी या एनसीएलटी के पास जाता है, वो आरओसी फॉरवर्ड करता है। अब वो मैटर आरडी के पास जाएगा, आरडी के पास जाएगा तो एक बंदे को ऑथराइज करना पड़ेगा जो आपका पर्सनल हियरिंग को अटेंड करेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट को लेगा, आपका इंफॉर्मेशन लेगा, जाएगा, प्रेजेंट करेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है, विल डू ऑल द थिंग्स नेसेसरी। एंड उसके बाद क्या होगा सर, वो जाएगा, वो ऑर्डर पास आएगा, ऑर्डर जो आएगा आपको पे करना होगा। अब वो ऑर्डर कितना आ सकता है कोई फिक्स नहीं है, बट आपका जितना भी नॉर्मल पेनल्टी लग रहा है, जो भी नॉर्मल है उसका 50% के आसपास आप पकड़ के चलो, इतना तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा, बेयर मिनिमम उतना जाएगा, उसके ऊपर जा सकता है, नीचे का चांसेस बहुत कम है, ठीक है। और प्लीज आप ऐसा मत बोलना कि सर मेरा ये जान पहचान है, मेरा वहां जान पहचान है, किसी नेता को बोलूंगा तो चलेगा, किसी मिनिस्टर से फोन करवा दूं तो चलेगा, नहीं चलता है, ठीक है, नहीं चलता, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ नहीं चलता है। आपका कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी जान पहचान है ना, नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि जो आरडी लेवल पे बैठा है बंदा ना, वो भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, ही इज ऑल्सो आईएएस लेवल का बंदा बैठता है वहां पे, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई नेता फोन करके बोल देगा और तुरंत हाँ सर करेगा, वो चमचा वाला काम नहीं करता वो लोग, ठीक है। सो प्लीज आप ये सब मत सोचिएगा, और प्लीज मेरे को फोन करके मत पूछना कि भैया मेरा जान पहचान है मैं फोन करवा दूं क्या हो जाएगा काम, क्या नहीं होता है, ठीक है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अब दूसरा ऑप्शन, सर मान लो मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया, मेरी वो कंपनी का अप्रूवल ही नहीं हुआ, मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया, एज इट इज छोड़ दिया कि मेरे को उस कंपनी को चलाने नहीं है, जाने दे, जो हो रहा है होने दे, मार मिले, तो क्या होगा, इम्पैक्ट उसका कुछ भी नहीं आएगा। अगर कोई कंप्लेन करता है देन उसके ऊपर सीरियस एक्शन ली जाएंगे। अगर आपकी कंपनी कोई कुछ भी नहीं करती, मतलब आपने बैंक अकाउंट को बंद कर दिया, आपने उसका सब कुछ सरेंडर करके कुछ नहीं किया, ठीक है, हो सकता है आपकी कंपनी क्लोज ना हो, स्ट्राइक ऑफ ना हुई हो, बट आपने कुछ भी नहीं किया, अपने एंड पे आप ऑनेस्ट हो, आपने कोई भी एक पैसे का हेर फेर नहीं किया, कपड़ाबाजी नहीं किया है, बैंक स्टेटमेंट में भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं करे, देन यस आपको आपके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। मतलब इन जनरल जो होता है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक्ट के अंदर तो पावर है कि एक्शन लिया जा सकता है, बट इन जनरल जो होता है वो एक्शन नहीं लिया जाता है कि भैया ये लोग तो चटिंगबाजी नहीं कर रहे हैं ना, फ्रॉड तो नहीं कर रहे एटलीस्ट, तो इनके ऊपर एक्शन आ लो, बाद में भले स्ट्राइक ऑफ हो जाए, वो कंपनी बंद हो जाए, वो अलग चीज है, बट इन जनरल एक्शन नहीं होता है। बट हाँ आरओसी के पास पावर तो है कि वो पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया कि मान लो आपने एनडीएच 4 फाइल नहीं किया तो अब क्या कर सकते हो, ठीक है। अभी भी अगर डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्लीज व्हाट्सएप करना प्रेफर करूंगा मैं, फोन आप कभी भी कर सकते हो, प्लीज रात को फोन मत करिएगा, बिकॉज एट प्रेजेंट अगर मैं आपको टाइम बोलूं, मैंने बहुत सारे टाइम नाउ अभी के समय हो रहा है 3:10, सुबह 3 बज रहे हैं, ठीक है, 5 मार्च को। अब इतना सुबह सुबह मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ लोग सोचते हैं कि भैया 3 बजे तक तो आप वीडियो बनाते ही रहते हो, तो मैं आपको रात को 2 बजे फोन कर लेता हूँ। भाई मेरा यूएस का भी क्लाइंट है, ठीक है, मेरा दुबई से भी क्लाइंट है, तो मेरे को उन लोग को भी एंटरटेन करना होता है, अलग अलग क्लाइंट है, अलग अलग टाइम पे वो लोग बैठते हैं, तो मेरा टाइम कुछ लिमिट है ही नहीं, ठीक है, तो बस सिर्फ आपके लिए मैं बैठा हूँ, बट
एक लिमिटेड टाइम तक। इंडिया के जो वर्किंग आ रहे हैं उसमें मैं बैठा हूँ, आपका जो भी प्रॉब्लम्स है आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व इट। ठीक है, गूगल का एक फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको फिलअप कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है, आप हमसे फ्री कंसल्टेंसी लेना चाहो, उस फॉर्म को फिलअप करो, आपका जो भी डाउट होगा विल ट्राई टू रिजॉल्व। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है प्रैक्टिकल कंपनी लॉ के कंप्लायंसेस को सीखने का, फॉर्म कैसे फाइल होता है, डॉक्यूमेंटेशन जीरो टिल एंड, मतलब पूरा आरओसी का काम सीखना चाहते हो, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हर एक चीज है, वो फंड रेजिंग से हो, ऑथराइज कैपिटल बनाना हो, पेड अप कैपिटल बनाना हो, एमओई चेंज है, एओई चेंज है, एड्रेस चेंज है, कुछ भी, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन माय कोर्स। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।